हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रोड पैटर्न के बारे में पढ़ा था। हाईवे के जो अलाइनमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था, और जो हाईवे से रिलेटेड जो भी सर्वे होते हैं उसको भी हम लोग देखे थे। तो आज आपको पढ़ना है जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या होती है? जियोमेट्रिक डिज़ाइन ये है कि अगर आप हाईवे बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, वही आपका है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। इसमें हम लोग को मालूम है कि साइड डिस्टेंस ज़रूरी है। साइड डिस्टेंस का मतलब जब आप रोड पर चलते हो तो सामने देख रहे हो तो कितनी दूर तक देख सकते हो, क्लियरेंस आपका कितना है वो है। आपका ड्रेनेज का अच्छा वो होना चाहिए उसमें। जब ड्रेनेज सही होगा तो आपकी रोड ड्यूरेबल होगी, ठीक है, कैम्बर इसको कहते हैं। अभी हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो फ़िलहाल देखते हैं कि जो डिज़ाइन ऑफ हाईवे है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो अगला आपका हेडिंग है क्या? एलिमेंट ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन। एलिमेंट ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, जीडी हम लिख दे रहे हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है इसका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में क्या क्या आता है? क्रॉस सेक्शनल का मतलब जो आपका रोड है उसका क्रॉस सेक्शन, उसके क्रॉस सेक्शन में आपके कैम्बर आएंगे, कर्व आएंगे, शोल्डर आएंगे। इसमें लिख देते हैं हम। इसके अंदर क्या आता है? कैम्बर, कर्व, शोल्डर, पेमेंट, या आप लोग पेमेंट हो गया, और यही सारी चीज़ें ETC लिख सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। इनके एक एक चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, जो क्रॉस सेक्शन होता है, कोई भी रोड है, मान लीजिए ये रोड है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसी का डिस्कशन है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। उसी का डिस्कशन है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अगला क्या आता है आपका? अगला आता है दूसरा पॉइंट, साइड डिस्टेंस। अगला है आपका साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस अभी हमने बताया कि कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, ये मान लीजिए एक व्हीकल है, ठीक है, यहाँ कोई ड्राइवर है तो वो कितनी दूर तक क्लियरेंस इस रोड को देख सकता है, ठीक है, वही उसका साइड डिस्टेंस होता है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साइड डिस्टेंस हो गया इसमें, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद आता है क्या? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। चौथा है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होता है, इसको रब कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होता है? कोई भी रोड सीधे जा रही थी पहले, कोई भी रोड मान लीजिए ये सीधे स्ट्रेट गई है, उसके बाद सामने हमें आवश्यकता पड़ गई कर्व की, तो उसका अलाइनमेंट क्या था? पहले सीधा था, फिर अलाइनमेंट भी कन्वर्ट हो गया, अलाइनमेंट भी मूव किया, तो इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है? कर्व पढ़ना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो भी होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब इसमें ग्रेडियंट आता है, ग्रेडियंट पढ़ना है इसमें,
ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब कोई भी रोड आपकी पहले क्या थी, सीधी जा रही थी, उसमें फिर क्या हुआ, थोड़ा सा कोई रोड क्या हुई, थोड़ा सा उसमें स्लोप आ गया, रोड आपका थोड़ा सा डाउन हो गई, ठीक है। तो डाउन हुआ फिर अप हुआ, तो यही आपका ग्रेडियंट कहलाता है। इसके बाद फिर सीधा हो गया, तो यहाँ आपका क्या हो गया, वर्टिकली आप क्या हो रहे हो, डाउन हो रहे हो, फिर अप हो रहे हो, तो ये वर्टिकल मूवमेंट हो गया। और सीधे जाके फिर टर्न ले रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हैं। अगला है आपका पाँचवा है आपका इंटरसेक्शन। ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन आपका यही है, इंटरसेक्शन और कर्व ज़्यादा अंतर नहीं होता है इंटरसेक्शन और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। जैसे हम कहें, क्या कहा जाए कि ये रोड पहले जा रही थी, ठीक है, ये रोड जा रही थी, इसके ऊपर से कोई हाईवे गया, ठीक है, इसके ऊपर से कोई हाईवे गया कुछ इस टाइप का, शायद समझ में आ रहा हो। तो ये आपका एक हाईवे गया, ये रोड पहले नीचे थी आपकी, इसके ऊपर से कोई हाईवे गया, तो इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई लोग कभी एक्सप्रेसवे से, किसी कट से आप लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़े हों या उस पर आप ड्राइव किए हों, तो आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। अगर हाईवे से आपको इस रोड पे आना है तो आपका ये इंटरसेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ एक क्या हो रहा है, दो रोड एक साथ मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसको भी सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे पहले क्या आता है, इस पढ़ने से पहले थोड़ा सा और देख लीजिए, क्या देखना है इसमें, ये देखना है आपको कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके जो एलिमेंट ऑफ आपका जियोमेट्रिक डिज़ाइन है, उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं, अगली हेडिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग जियोमेट्रिक डिज़ाइन। फैक्टर अफेक्टिंग जियोमेट्रिक डिज़ाइन, यहाँ ZD हम लिख रहे हैं, इतना शायद समझ में आ रहा हो। इसमें पहला फैक्टर आता है डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड का मतलब कि जैसे आपसे कहा जाए, जब हमने एक्सप्रेसवे की बात किया, एक्सप्रेसवे हो गया या NH हो गया, ठीक है, इन सब में डिज़ाइन स्पीड नियरली 100 किलोमीटर पर आवर। एक बार हम एक्सप्रेसवे से ही जा रहे थे, तो उस टाइम इसकी डिज़ाइन स्पीड कितनी थी, 120 थी, ठीक है। और उसी दिन क्या हुआ कि इसकी डिज़ाइन स्पीड को कम करके 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, चलान अपने आप कट गया, ठीक। तो डिज़ाइन स्पीड उस टाइम कम हो गई थी, अगर डिज़ाइन स्पीड से आप तेज़ चलेंगे तो आपका चलान कट जाएगा। फ़िलहाल हमें यहाँ क्या पढ़ना है कि कौन सी रोड कितने स्पीड के लिए डिज़ाइन हो सकती है, ठीक है। जो अच्छी रोडें हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, वो ज़्यादातर स्पीड के लिए डिज़ाइन हो सकते हैं। जो NH हैं वो उससे कम, और जो विलेज रोड होती हैं, आप लोग जान ही रहे हो, उसमें क्या होता है, वो ब्रिक की होती हैं या आपका बहुत WBM कह सकते हो, उस टाइप की रोडें होती हैं, वो उतनी मजबूत नहीं होती हैं, उस पर डिज़ाइन स्पीड भी क्या होती है, कम होती है। तो डिज़ाइन स्पीड आप लोग शायद समझ गए होंगे। अगला आता है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या कहता है, टोपोग्राफी कहता है क्या, टोपोग्राफी को हम लोग समझ सकते हैं एज ए स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं कुछ चीज़ का, अगर ये एंगल है तो ये इसका स्लोप कहलाता है। आपका अगर थीटा है तो tan थीटा ही आपका स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। तो ये tan थीटा आपका स्लोप के ही बराबर होता है। तो यहाँ टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि जो जैसा एरिया होगा उसी हिसाब से हमको उसका टोपोग्राफी रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर प्लेन एरिया है तो उसका टोपोग्राफी अलग होगा, माउंटेनियस है उसका टोपोग्राफी अलग होगा, हिली एरिया है तो उसका टोपोग्राफी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो हम लोग सबको देखते हैं क्या होता है। पहला तो प्लेन आता है, प्लेन एरिया, प्लेन का टोपोग्राफी क्या होता है, ये लेस देन 10%, ठीक है।
इसका टोपोग्राफी हमारा कितना होता है, 10 से कम होता है। प्लेन एरिया में हम लोग जो टोपोग्राफी होगा या जो स्लोप होगा रोड का वो कितना होगा, लेस देन 10%, ठीक है, 10% से कम होगा। रोलिंग एरिया में 10 to 25% होगा इसका स्लोप। माउंटेनियस एरिया में 25 to 60% होगा। हिली एरिया में इसका स्लोप जो होगा बढ़कर कितना हो जाता है, 60% हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या अगला, जो ये तो पहला टाइप होगा, दूसरा हो गया। अगला फैक्टर जो होता है वो कौन सा है, थर्ड आपका है ट्रैफिक स्टडी, ठीक है। ट्रैफिक स्टडी अगला है आपका, ठीक। अगला आपका ट्रैफिक स्टडी है। इसमें क्या होता है ट्रैफिक स्टडी में, ये ट्रैफिक में जान रहे हो आप लोग, इसमें दो चीज़ें आएंगी। ट्रैफिक में कौन कौन आएगा, एक व्हीकल आएगा, एक क्या होगा, ह्यूमन आएंगे। हम ही दोनों, यही दोनों चीज़ तो ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, गाड़ी और आदमी, दो ही लोग तो होते हैं ट्रैफिक में, तीसरा थोड़ी होता है कोई, ठीक है। तो व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात किया जाए तो आपके जो व्हीकल है उसकी हाइट, वेट, उसका साइज, इन सब पे डिपेंड करता है। व्हीकल की हाइट, वेट, ठीक है, इसकी साइज जो होती है, इन पे क्या होता है, इसको जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करेंगी, व्हीकल का हाइट ज़्यादा होगा या वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको रोड उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। अगर साइज़ ज़्यादा है तो क्या करेंगे, रोड को हम लोग, अगर ट्रक चलनी है किसी रोड पे तो हम रोड को उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक। ह्यूमन का मतलब क्या है कि ह्यूमन उस टाइम क्या सोच रहा है उसकी, ठीक है, मेंटल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल कह सकते हैं। मेंटल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल उसका उस टाइम क्या थिंकिंग है उस आदमी की, उस पर डिपेंड करता है कि वो सोच कैसे रहा है। कोई आदमी क्या हो रहा है, ड्रंक करके चला रहा है तो उस टाइम क्या होता है, उसका एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसको, ट्रैफिक स्टडी में आती हैं। अगला हमारा फैक्टर आता है क्या, डिज़ाइन आवरली डिमांड। चौथा है आपका डिज़ाइन आवरली डिमांड। डिज़ाइन आवरली डिमांड क्या होती है, या वॉल्यूम कह सकते हो इसको। डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए ये एक ग्राफ है, एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें इधर आपको टाइम प्लॉट किया गया है, इधर आपके व्हीकल की जो वॉल्यूम है वो डिसाइड किया गया है, ठीक है। व्हीकल लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या हुआ, दिन आपका स्टार्ट हुआ तो व्हीकल आपके बहुत कम थे, जैसे ही आपका नियरली 10 बजा तो वहाँ व्हीकल ज़्यादा हो गए, फिर कम हुआ, फिर शाम को जब घर आने लगे तो फिर ज़्यादा हो गया, फिर रात में और कम हो। आप देख सकते हो यहाँ कि शुरुआत में दिन के बहुत कम ट्रैफिक था, उसके बाद जब पीक टाइम हुआ, आपके ऑफिस जाने का टाइम हुआ या स्कूल जाने का टाइम हुआ, तो वहाँ आपको डिज़ाइन जो आवरली वॉल्यूम था वो क्या हुआ, ज़्यादा मिल गया आपको। तो हम लोग क्या करते हैं डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम निकालते हैं। ऐसा नहीं करना कि आपको पीक वॉल्यूम निकालना है। पीक का मतलब क्या होता है, पीक मतलब इस टाइम पे कितना मैक्सिमम जो वॉल्यूम आ रहा है, कितने इस टाइम मैक्सिमम व्हीकल हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे कितने मैक्सिमम व्हीकल हैं, ये आपका पीक वैल्यू होता है। लेकिन इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता है। डिज़ाइन हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन आवरली डिमांड करते हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर आवर में, इस एक घंटे के अंदर कितने आपके व्हीकल आए हैं, ठीक है। इसकी स्टडी की जाती है, ना कि इसके मैक्सिमम वैल्यू की। तो डिज़ाइन आवरली डिमांड में यही होता है। जब हम लोग हमारे जीडी मतलब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आवरली वॉल्यूम को लिया जाता है, ना कि पीक वॉल्यूम को। अगला फैक्टर आता है आपका इन्वायरमेंटल।
इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो गया आपका, नॉइज़ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। एयर पोल्यूशन, आपके नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है, और टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब चीज़ें आपके जियोमेट्रिक डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद हम लोग, ये चीज़ कंप्लीट हुआ आपका एलिमेंट ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, उसके फैक्टर्स हो गए। अब पढ़ते हैं ये पहला जो टॉपिक है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। इनके एक एक फैक्टर को हम लोग देखते हैं और फिर आपका काम आगे बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम लोग फर्स्टली पढ़ते हैं क्या, पेमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट को पढ़ते हैं। तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पेमेंट का मतलब क्या होता है, कोई रोड है, ठीक है, ये रोड बनी है, ये रोड है, ठीक है। तो ये जितनी दूर में फैली है वही आपका क्या है, इसका पेमेंट। जितनी दूर में इसका आदमी चल रहा है या जितनी लेन है इसकी, वही आपका क्या कहलाएगा, इसकी पेमेंट कहलाती है। तो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है क्या, पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये जो आपको रोड है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके ऊपर सरफेस की बात हो रही, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सरफेस का मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ, इस पर जिस पे गाड़ी चलती है आपकी, ठीक है, ये जो सरफेस है इसकी बात हो रही है। इस पर अगर व्हीकल मूव करेगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्टली आपका आता है क्या, इसमें फर्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन, इसमें फर्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। ये आपके क्या हैं, व्हील्स हैं, व्हील्स हैं, तो ये आपके व्हील्स हैं, ये आपकी व्हीकल है। फ्रिक्शन, अगर भी व्हीकल का मूवमेंट इधर है तो फ्रिक्शन आपका एक्ट कहाँ करेगा, इसके अपोजिट करेगा, ठीक है। इसके व्हीकल का मूवमेंट इधर है तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा, ठीक। तो व्हीकल, और इस टाइम पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ दो चीज़ें आती हैं आपका, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये चीज़ लगता किसके किसके बीच में है, व्हीकल के टायर और पेमेंट सरफेस के बीच में, ठीक है। ये रोड है आपकी, ये रोड आप लोग देख रहे होंगे यहाँ, इस रोड के सरफेस से और व्हीकल के टायर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, तभी आपकी गाड़ी रुकती है। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कितना भी ब्रेक लगाते आपकी व्हीकल रुकेगी नहीं, अगर फ्रिक्शन ना हो रोड में, ठीक है। तो इसको फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पेमेंट सरफेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है आपका, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आएगा तो उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग का यहाँ मैकेनिक्स वगैरह में म्यू से दिखाते थे, लेकिन यहाँ आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन भी आपका दो तरह का होता है, कैसे देखिए, एक तो फ्रिक्शन आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका एक फ्रिक्शन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा होगा, जैसे आपको कोई एक कर्व है, ठीक है, कर्व है, या नहीं तो आप सीधा ही मान सकते हो इसको, कर्व पोर्शन है, या इसको सीधा ही माने तो एक कोई चौड़ी सी रोड है, उसमें क्या होंगे, कई सारे अगर लेन बने हैं, क्या है ये, ठीक है, कई सारे लेन बने हैं। अगर आपकी व्हीकल यहाँ मूव कर रहा है, व्हीकल आपको यहाँ से इस लेन में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो आपका जो व्हील्स है, व्हील क्या होगा, आप टर्न ले गए इधर साइड, तो व्हील्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन को हम लोग ट्रांसवर्स फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या था, व्हील्स, यहाँ आपकी व्हीकल सीधे मूव कर रही थी, यही व्हीकल आपका सीधे मूव करेगा तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आएगा। लेकिन व्हीकल आपका क्या होगा, ट्रेना मूव कर रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन किस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का फ्रिक्शन आएगा, ऐसे ऐसे इधर साइड ऐसे ऐसे आपका फ्रिक्शन आएगा।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। ठीक है, ये कर्व पे भी आ सकता है। कर्व है कोई, ये पोर्शन यहाँ रोड, यहाँ आपकी व्हीकल मूव कर रही है, तो व्हीकल का कुछ पोर्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, ये बाहर मूव करता रहता है, बाहर जाने की कोशिश करता है। तो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो आप लोग क्या करोगे, टर्न ले रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ इसमें भी फ्रिक्शन लगता है आपका, ऐसे इधर 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 आपका फ्रिक्शन लगता है इसमें भी। तो ये आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन कहते हैं इसको, या इसको और कौन सा फ्रिक्शन कह सकते हैं, ट्रांसवर्स, और इसको लेटरल भी कह सकते हैं, दो नाम हैं इसके। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बात क्या होती है, जो ये F है, F का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो F है उसकी वैल्यू IRC कहता है। IRC का मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। IRC क्या कहता है, जो F है, स्मॉल f है, उसकी जो वैल्यू होगी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए कितना होगा, 0.30 से 35, 0.35 से 0.40, ठीक है, ये इतना होगा। और ट्रांसवर्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.15 हो जाएगी। ठीक, ये दो क्राइटेरिया दिया गया है इसके फ्रिक्शन से रिलेटेड, शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन हुआ, इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्या आता है, क्या आता है उसको देखिए। एक वर्ड आता है स्लिप, एक होता है स्किड। ठीक, एक वर्ड आता है स्लिप, एक होता है स्किड। स्लिप क्या होता है, स्लिप क्या होता है, स्लिप हो मतलब अगर कोई ये आपकी व्हीकल है, नाम से ही क्लियर है व्हीकल है ये, ठीक है, ये आपकी क्या है, रोड। इस रोड पर ये व्हीकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है ये, ऐसा मूव कर रहा है ये आगे, ठीक है। अगर ये सरफेस पे क्या हो, मडी हो, ये सरफेस क्या हो, कीचड़ को हो, इस पे अगर कीचड़ होगा तो क्या होगा, ये रिवॉल्व तो करेगा आपका व्हील्स, व्हील आपका रिवॉल्व करेगा, लेकिन आपकी जो व्हीकल है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ कीचड़ होगा, इस रोड पर कीचड़ होगा, तो क्या होगा, जो आपके व्हील्स हैं, जो पहिए हैं गाड़ी के, वो क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे, लेकिन आपकी व्हीकल है वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, नो व्हीकल मूवमेंट। ठीक है, नो व्हीकल मूवमेंट। अगला स्किड क्या होता है, स्किड भी इसी का छोटा भाई है। ये एक व्हीकल है आपका, ठीक, ये व्हीकल है, ये आपकी एक रोड। क्या हुआ, आपने व्हीकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, व्हीकल आपका ऐसे मूव कर रहा है, तो बात क्या हुई कि आप एट रैंडम आपको कुछ दिखा ऐसा, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक, ब्रेक अप्लाई किया तो आपके व्हीकल को यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, आपका व्हीकल मूव करके पहुंच जाता है यहाँ। क्यों, क्योंकि आपके पास इतना एक्सीलरेशन था पहले, इतनी वेलोसिटी थी पहले, कि आप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आपका जो व्हील्स है, व्हील क्या होगा, व्हील इस टाइम रिवॉल्व नहीं होगा। व्हील जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो चक्का जो है घूमेगा थोड़ी, व्हील आपका रुका है, लेकिन इसके पास इतना वेलोसिटी पहले ही से ही था, इसलिए पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किड कहते हैं, इसको कहते हैं स्लिप। ये दोनों शायद समझ में आ गया। इसमें व्हीकल मूवमेंट होता है, इसमें व्हीकल मूवमेंट होता है, व्हीकल मूवमेंट होता है और व्हील मूवमेंट नहीं होता।
व्हील मूवमेंट इसमें नहीं होता है, इसमें व्हीकल मूवमेंट होता है। इसमें आपका जो व्हील है वो, इसमें क्या होता है, व्हील मूवमेंट होता है लेकिन व्हीकल मूवमेंट नहीं होता। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ गए होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। पहला तो आपका है पेमेंट। पेमेंट, जितना कम चौड़ी होगी रोड उतने ही कम उसमें फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इसकी अगर थिकनेस अगर ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये उतना ही चौड़ा, उसमें क्या होगा, उतना ही फ्रिक्शन होगा। ठीक, या पेमेंट से ऐसे भी समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ पेमेंट से ऐसा समझा जा सकता है कि जो रोड आपकी, जैसी जितनी स्मूथ रोड बनाएंगे आप उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना गड्ढे वाली रोड होगी उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अगला क्या आता है इसमें, अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका फ्रिक्शन कम होगा। ठीक, थर्ड है आपका टाइप ऑफ टायर। टाइप ऑफ टायर, टायर आपका कैसा है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। टायर अगर आपका क्या है, ओल्ड, ओल्ड का मतलब घिस गया है, जिसमें क्या होगा, टायर अगर आपका ऐसा है कुछ, अगर आप नया टायर लेने जाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का उसमें ग्रिप रहती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, ग्रिप होती है, कुछ इस टाइप ग्रिप रहेगी। जो पुराना होगा ये आपका न्यू है। तो अगर आपको ये वाला अगर आपके पास व्हील है, टायर है, तो अगर ये रोड पर चलेगा तो क्या होगा, ये रोड पर चलेगा तो अगर आपकी रोड क्या हो, उसमें सैचुरेटेड हो, ठीक है, सैचुरेटेड होगी अगर सॉइल, ठीक है, सैचुरेटेड अगर है तो क्या होगा, पानी है अगर रोड पे तो उसमें क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम होगा। इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा अगर वाटर है तो। ठीक, कम क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच क्या है, इसमें तो ग्रिप है नहीं कि पानी इसके बीच में चला जाएगा और फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। ये पूरा जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, पेमेंट के साथ आ रहा है। ठीक, अगला क्या है, ये नए वाले में क्या होगा, नए वाले में ये जो नया वाला कुछ इस तरह देख लीजिए आप लोग, जो नए टायर होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं ना, इसमें ग्रिप जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है ना। तो इस टाइप की अगर ग्रिप है तो अगर ये रोड पर चल रहे हैं तो इसमें जो आपके वाटर वगैरह हैं वो यहाँ तक फिलअप हो जाएंगे, ये यहाँ तक भर जाएंगे, और ये जो सरफेस है वो आपका रोड के कांटेक्ट में रहेगा। तो ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। जो आपका मडी रोड होगा या कीचड़ वाला जो रोड होगा वो क्या होगा, इसको बढ़ा देता है। तो यहाँ फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इस टाइम में फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर यही क्या हो, अगर यही सैचुरेटेड सॉइल ना हो, ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल अगर होगी तो उस टाइम ये जो पुराना वाला आपके पास टायर है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, नए वाले में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। चौथा पॉइंट है रफनेस। रफनेस क्या होती है, रफनेस का मतलब ही वही है, फ्रिक्शन से ही है। जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगला पॉइंट आता है आपका इफ़िशियंसी ऑफ ब्रेक। इफ़िशियंसी ऑफ ब्रेक क्या होता है, अगर आप ब्रेक लगा रहे हो कहीं किसी व्हीकल पे तो वो क्या कर, आप ब्रेक लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन का काम क्या है कि अगर ब्रेक अप्लाई हो गया है तो वो रोक दे गाड़ी को। ठीक है, तो अगर इफ़िशियंसी फ्रिक्शन ब्रेक की ज़्यादा है तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, अगर इफ़िशियंसी कम है तो गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट और भी पॉइंट हैं लेकिन यही सारे इंपॉर्टेंट थे। तो ये हुआ क्या, पहला पॉइंट था आपका फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन डिस्कशन हो गया है। इसके बाद आता है क्या, इसके फैक्टर से अफेक्टिंग और इनके कोफिशिएंट और स्किड और स्लिप, ये शायद समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा पॉइंट है उसको भी पढ़ा जाए।
दूसरा है आपका पेवमेंट अनइवननेस। ठीक है, अनइवननेस क्या होता है, जैसे आप लोग गांव वगैरह में रोड देखेंगे, पहले सीधे थोड़ा सा गड्ढा मिला, फिर सीधे गई, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ ऐसे रोड होती हैं आपकी। ठीक है, रोड क्या होंगी, इवन नहीं होंगी, उनमें क्या होंगे, थोड़े बहुत अंडुलेशंस होंगे। तो ये अनइवननेस ही बताता है आपकी कि रोड क्या है, कितनी गड़बड़ है, कितनी ही ख़राब है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग का क्या क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे आप लोग की जो व्हीकल है वो जल्दी ख़राब होगा। ठीक है, इस पेमेंट अनइवननेस से। ठीक, पेमेंट तो आप लोग जान ही गए हैं पेमेंट क्या होती है। उस पेमेंट अनइवननेस से हमारी जो व्हीकल है उसकी कंडीशन क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगेगी व्हीकल की, और इसमें जो सेफ्टी है वो बहुत कम रहेगा आपका। और क्या हो सकता है, एक्सीडेंट आपका ज़्यादा हो सकता है इसमें। ठीक है, और इसमें लिख दे रहे हैं हम व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट। कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, और क्या हुआ आपका इस पे, और क्या हो सकता है, आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, आपका जो सेफ्टी है वो बहुत कम रहेगा, और कुछ चीज़ें हैं इसमें, कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ फैक्टर्स हैं इसमें जो इफ़ेक्ट करते हैं इसको। और इसका एक मेन जो फैक्टर है वो क्या है, बल्क इंडिकेटर, बम्प इंडिकेटर। ठीक है, BUMP, बम्प इंडिकेटर। ठीक, ये बहुत अच्छी डिवाइस है। इसी डिवाइस से ही हम इसको मेज़र करते हैं कितना ज़्यादा अनइवननेस है। ठीक है, बम्प इंडिकेटर से ही हम लोग मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा अनइवननेस है आपके रोड में। ये क्या करता है, कम्युलेटिव मेजर करता है। कम्युलेटिव मेज़र करता है क्या, आपको आपके रोड पर जो अनइवननेस है वो कितनी है। जैसे हमारा, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ 3 सेंटीमीटर आपकी रोड में गड्ढा था, यहाँ क्या है 2 सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो पहले ये मेजर करेगा 3 सेंटीमीटर, फिर मेजर करेगा 2, 3 2 5 हो गया, 5 1 6। तो ये कम्युलेटिव बताता है कि हाँ इस पर्टिकुलर किलोमीटर पे आपकी रोड में इतना गड्ढा है, इस पर्टिकुलर में आपका इतना गड्ढा है। तो ये इसका काम करने का जो तरीका है वो क्या है, कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव का मतलब अगले तक पहुँचें तो पिछला आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, कम्युलेटिव आप लोग शायद पढ़े भी हों। तो बम्प इंडिकेटर का मेन काम यही है। व्हीकल आपका जो पेमेंट अनइवननेस है वो यही सारी चीज़ें थी इसमें। और इसका जो वर्टिकल अंडुलेशंस हैं, इसमें जो वर्टिकल आपके गड्ढे वगैरह हैं, इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं ऐसे। ठीक, अगला इसमें आता है, ये फर्स्ट सेकंड हो गया आपका। थर्ड आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी। लाइट रिफ्लेक्टिंग, आप लोग देखे होंगे कि रात वगैरह में एक्सीडेंट्स का रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपसे कहा जाए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, बिटुमेन रोड। ठीक है, बिटुमेन रोड है, बिटुमेन मैकेडम है, और ये आपकी क्या है, रिजिड पेमेंट है। रिजिड का मतलब जो आपकी सीसी रोड होती है वो। ठीक है, सीसी का मतलब आपकी जो रिजिड पेमेंट है ये आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है। तो ये क्या किस कलर की होती है, ये वाइट कलर की होती हैं रोडें। ठीक, ये कैसी होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ अगर व्हीकल यहाँ मूव करेगा, व्हीकल आपका अगर मूव करेगा इस रोड पर, ठीक है, व्हीकल अगर आपका मूव कर रहा है कहाँ, इस रोड पर मूव करेगा, तो क्या होगा, अगर बात करें दिन की,
दिन में क्या होता है, सनलाइट होती है। सनलाइट में वाइट कलर ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें विजिबिलिटी आपको दूर तक दिखेगी, ठीक है, विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। और अगर बात किया जाए इसमें अगर व्हीकल चलेगा तो ये वाइट कलर है, वाइट कलर में क्या होता है कि सनलाइट को रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ये क्या होगी, आपको सही से दिखेगा नहीं, आपको एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। रिफ्लेक्शन आपके आइज़ पर होगा सनलाइट्स का, तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स का चांस ज़्यादा है। किसमें, जो सीसी रोड होती हैं, जो रिजिड पेमेंट होते हैं, उसमें दिन में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बात किया जाए नाइट की, नाइट में क्या होगा, ये वाइट कलर है, ठीक है, वाइट कलर है, नाइट में, रात में क्या होगा, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो नाइट में ये वाइट कलर है, ये क्या होगा, अलग विजिबिलिटी इसकी दिखेगी आपको, इसमें आप दूर तक इसकी विजिबिलिटी देख सकते हो। यही ब्लैक कलर में, ब्लैक आपकी रात भी ब्लैक होती है, ये भी ब्लैक है, तो आपको क्लियरेंस उतना नहीं रहता है, तो इसमें लिए एक्सीडेंट इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि आपके यहाँ ये विटामिन, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए एक्सीडेंट का चांस रात में ज़्यादा रहता है। तो लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी यही है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा है, आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैम्बर, कर्व और शोल्डर, ठीक है। कल हम लोग पढ़ते हैं कैम्बर, कर्व, शोल्डर। सॉरी यार, डेट आपकी 17 है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कल। ओके, थैंक यू।